आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है आत्मा का ताप और इस पाठ के लेखक सैयद हैदर रजा जी हैं। यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से लिया गया है। यह पाठ लेखक की आत्मकथा का एक अध्याय है, मतलब जो लेखक है इसके सैयद हैदर रजा, तो उनकी एक आत्मकथा थी, तो उसका यह एक अध्याय है। इस पाठ में लेखक ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है कि किस तरह से एक कलाकार का जीवन संघर्षपूर्ण होता है और कला संघर्ष और अपनी कला में सर्वस्व शौक देने का जुनून, मतलब अपनी कला में, अपनी आर्ट में वो अपना सब कुछ देने, मतलब अपना 100% देने का जो जुनून रखते हैं, उन्हीं सब बातों के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। इस पाठ के जो लेखक हैं वो नागपुर के स्कूल में पढ़ते थे, तो नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वो जो नागपुर की स्कूल की परीक्षा में कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे और जो लेखक के पिताजी थे वो अब अपनी सेवा से, अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग है सेवानिवृत्त। तो वो अपनी सेवाओं से, मतलब अपनी सर्विस अब उनकी पूरी हो चुकी थी, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। तो चूंकि अब लेखक के पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे और लेखक भी अब नागपुर की स्कूल की परीक्षा में कक्षा में प्रथम आए थे, तो अब उन्हें भी अब नौकरी ढूंढनी थी। तो लेखक आगे अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। ये गोंदिया एक जगह महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है। तो वह गोंदिया में ड्राइंग, मतलब चित्रकला के अध्यापक बन गए। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन करने के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली थी। तो लेखक ने बताया था कि चूंकि वह अपनी स्कूल की कक्षा में प्रथम आए थे, तो इसलिए उनको मुंबई के एक स्कूल में अध्ययन के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, उन्हें मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप, तो उन्हें एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया था। अमरावती भी महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है। तो लेखक बताते हैं कि अब मैंने अमरावती के गवर्नमेंट स्कूल से त्यागपत्र दे दिया, मतलब उन्होंने अब वो स्कूल छोड़ दिया था। और जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। और लेखक जब तक बॉम्बे पहुंची तब तक उनके स्कूल में प्रवेश लेना और दाखिले लेना बंद हो चुका था। दाखिला भी हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। दाखिला मतलब प्रवेश अगर मिल भी जाता, दाखिला एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब है प्रवेश। तो अगर प्रवेश हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। इसको हम इंग्लिश में एडमिशन भी कह सकते हैं। तो अगर उनका उस स्कूल में, मतलब मुंबई के जे स्कूल में अगर उनका एडमिशन हो भी जाता तो उनकी उपस्थिति, मतलब उनकी प्रेजेंस कम होती, इस कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसीलिए उनकी जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप थी, वो वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। अकोला महाराष्ट्र में स्थित एक जगह का नाम है। तो सरकार ने उन्हें अकोला में एक चित्रकला के अध्यापक के रूप में नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। लेकिन लेखक ने तब तक तय कर लिया था कि वह वापस अब अपने गांव नहीं लौटेंगे, वह बम्बई में ही पढ़ाई करेंगे। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में पहले मित्र पसंद आए। तो लेखक बताते हैं कि उन्हें जो मुंबई शहर पसंद आया और वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, उनके मित्र बहुत ज़्यादा पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉग स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई थी। तो लेखक बताते हैं कि वह अब
मुंबई में ही रहना चाहते थे, वहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे। तो उन्हें वहाँ की बहुत सारी चीज़ें पसंद आई और सबसे अच्छी बात यही थी कि वहाँ पर उन्हें एक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। मुंबई में स्थित एक जगह है फिरोज शाह मेहता, तो यह स्टूडियो वहीं पर स्थित था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला, मतलब लेखक अब एक बार फिर से कड़ी मेहनत करने लगे। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। तो लेखक के काम से प्रसन्न होकर वहाँ के जो मालिक थे और जो मैनेजर थे, उन्होंने उन्हें डिजाइनर से मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। दफ्तर एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है, हम यहाँ पर ऑफिस कह सकते हैं। तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जैकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। तो लेखक अपना यहाँ पर अपना सुबह से शाम तक की दिनचर्या बताते हैं और उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तुम वहाँ सो सकते हो। तो लेखक के जो भाई के एक परिचित ने, टैक्सी ड्राइवर ने वहां उन्हें रहने की जगह दे दी और वो टैक्सी ड्राइवर रात में ही टैक्सी चलाता था, तो उसने कहा कि तुम दिन में यहाँ पर सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता है। यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल था। क्योंकि लेखक बॉम्बे में रहते हैं तो लेखक तो जैकब सर्कल बॉम्बे की एक जगह का नाम है। तो और वह जो उनका कमरा था वह पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। तो जब लेखक एक बार जब अपने काम से फ्री होके जब वो अपने घर गए तो दरवाजे पर देखा कि उन्होंने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और वह उनसे कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर किसी का कत्ल, किसी का खून हुआ है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। लेखक बताते हैं कि वो कभी किसी तरह की राजनीति या इस तरह की किसी हत्या या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई, मतलब अब लेखक यहाँ पर घबरा गए थे। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ और मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो जब लेखक इन सब बातों से घबरा गए, डर गए, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और वहां पर वो वहां के कमिश्नर से मिले। तो उन्होंने वहां जाके उस कमिश्नर से गुहार लगाई कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है और जो कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो कमिश्नर ने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरी मारकर हत्या कर दी थी। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने कमिश्नर से पूछ के यहाँ गए और उनको सब सारी घटनाएं बताई तो कमिश्नर ने कहा कि तुम्हारा या तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ पर किसी तरह का कोई शक नहीं है, बल्कि जो रॉल्फ की जो टैक्सी थी उस पर किसी सवारी ने सवारी की छुरी मारकर हत्या कर दी है। तो अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। अब मैं फर्श पर सोता। तो लेखक बताते हैं जब यह सब बात उन्होंने अपने स्टूडियो के मालिक को सुनाई तो उन्होंने अपने स्टूडियो में एक कमरा दे दिया और अब लेखक वहीं पर रहने लगे और वो अब जमीन पर सोने लगे। वे मुझे रात 11 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बना के देखते और जो लेखक के जो मालिक थे वो उन्हें रात 11 बजे तक काम करते हुए देखते और कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। और वो लेखक ने बताया कि किस तरह से वो उनके मालिक उनका ध्यान रखते और अगर लेखक देर रात काम करते तो वो आके समझाते कि रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चर्चित भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट पर एक कमरा है। अब उनके कुछ महीने बाद लेखक के काम से प्रसन्न होकर उनके जो मालिक थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मेरे चचेरे भाई के 6ठी मंजिल मतलब 6वीं मंजिल के फ्लैट पर एक कमरा है, तो उसमें तुम रह सकते हो। उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। तो लेखक कहते हैं कि उनके जो मालिक थे वो चाहते थे कि अगर लेखक यहीं पर काम करते रहे तो उन्हें वहाँ के कला विभाग का एक प्रमुख बना दिया जाएगा। मैं जैकब सर्किल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया था और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। लेखक ने बताया कि जब उन्होंने कि जैकब
सर्कल का जो वो घर छोड़ा था तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो अब वो सब चीजें छोड़कर अब नए घर में आ गए थे और अब वो पूरी तरीके से अपने काम में डूब गए थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। और लेखक बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जितनी मेहनत और लगन से काम किया था उसका परिणाम यह हुआ, उसका रिजल्ट यह आया कि 4 बरस में मतलब 4 साल में ही 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक मतलब होता है गोल्ड मेडल, लेखक को प्राप्त हुआ। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था और इस पुरस्कार को पाने वाले लेखक सबसे कम उम्र के कलाकार थे। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई और लेखक के काम को देखते हुए उन्हें 2 साल बाद फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेखक मन ही मन बात करते हैं कि उन्होंने इतना संघर्ष किया तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मतलब भगवान भले ही देर से सुनते हैं लेकिन सुनते जरूर है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। तो लेखक बताते हैं कि उनके 2 चित्र थे जो 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदर्शनी में उनको भी प्रदर्शित किया गया, लेकिन वहां के उद्घाटन में लेखक को आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि लेखक वहां का अभी भी इतना लोकप्रिय या जाने माने नहीं थे। तो इस पार्ट के इस भाग में हमने पढ़ा है कि लेखक, जो हमारे लेखक हैं राजा साहब, उनने अपने संघर्ष के बारे में बताया है कि जब उन्होंने शुरुआती दौर में वो मुंबई में रहने आए तो उन्हें किन किन संघर्षों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर साथ ही साथ उन्होंने अपनी सफलताओं के बारे में भी बताया है कि उन्हें किस तरह से गोल्ड मेडल मिला और उनके जो चित्र थे उनको भी प्रदर्शित किया गया। अब इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।